हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से मैंने आपको विश कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं हम 7th चैप्टर जिसका नाम है मोशन, फोर्स एंड वर्क। तो नाम से ही पता चल रहा है ये चैप्टर जो है मेनली फिजिक्स में आता है और इसमें हम 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मोशन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सॉरी। हम सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये प्रीवियस चैप्टर से भी थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, हम इसमें फिर से रिपीट कर देंगे थोड़ा सा। सो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। लेट्स रिकॉल व्हाट इज मेंट बाय मोशन। अब मोशन क्या होता है? मोशन मतलब होता है मूवमेंट। जिस भी ऑब्जेक्ट में आपको मूवमेंट दिख रही है हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। तो व्हाट इज मोशन? मोशन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे वो खड़ा है कब से, तब हम क्या बोलेंगे? वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। मोशन में नहीं है, इसी के लिए हम और एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रेस्ट। वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है मतलब क्या? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक है, अब यहाँ पे इमेजेस दी गई हैं। इमेजेस में देखिए आपको क्या लगता है? जो फर्स्ट इमेज है यहाँ पे घोड़े में, तो आप बताइए कि ये जो इमेज है इसमें मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो सबसे पहले इमेज में हमें 2 चीजें दिख रही हैं, घोड़ा भी दिख रहा है और साथ में जो घोड़े पे बैठा हुआ है ये लड़का, ये भी दिख रहा है। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि ये घोड़ा मोशन में है या नहीं है। ऑफकोर्स घोड़ा जो है वो दौड़ रहा है, मतलब ये मूवमेंट कर रहा है, तो घोड़ा इज यस इट इज इन मोशन। ठीक है, अब घोड़े की तो बात हो गई। इसके ऊपर जो ये लड़का बैठा है ये बताओ मोशन कर रहा है कि नहीं। ये तो सिर्फ बैठा हुआ है ना, ये सिर्फ बैठा हुआ है, तो इस हिसाब से तो ये मोशन में नहीं होना चाहिए। ओके, बट अगर ये सिर्फ बैठा हुआ है लेकिन फिर भी ये बैठा किसके ऊपर है? घोड़े के ऊपर, और ये हॉर्स तो मूवमेंट कर रहा है, तो इसके साथ साथ ये जो लड़का है ये भी मूवमेंट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये भी मोशन में है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक गाय है, ये खड़ी है, तो ये मोशन में है क्या? नहीं, ये सिर्फ खड़ी हुई है, तो ये मोशन में नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस काउ इज एट रेस्ट। नेक्स्ट है ये वाली इमेज देखिए, इसमें बताइए ये गाड़ी और ये पर्सन ये दोनों ही मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए दोनों भी क्या है? मोशन में है। नेक्स्ट यहाँ पे गैस रखा हुआ है, तो ये गैस बताइए क्या ये गैस मोशन में है? तो ये मोशन में नहीं है, गैस रेस्ट पे है। और ये जो वेसल्स हैं ये भी रेस्ट पे है, लेकिन हाँ इस वेसल के अंदर जो दूध है वो मूवमेंट कर रहा है, तो वो जो दूध है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? वो जो मिल्क है वो मोशन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉजेस अ चेंज इन मोशन। अब मोशन में चेंज कब आता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल है, मान लो ये एक साइकिल है या गाड़ी है, ये गाड़ी चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये गाड़ी मोशन में है। अगर ये गाड़ी मूवमेंट कर रही है तो हम क्या बोलते हैं कि ये गाड़ी किस में है? मोशन में है। ठीक है, मोशन में तो है, लेकिन अब मुझे इस गाड़ी को स्टॉप करना है, इसके मोशन में चेंज लाना है। मोशन में चेंज लाना मतलब उसको स्टॉप कर दो, तो हो गया ना, चेंज आ गया। तो अब मुझे इस गाड़ी को स्टॉप करना है, तो मैं क्या करूँगी? ब्रेक लगाऊंगी। ब्रेक लगाऊंगी तो एक्चुअल में होता क्या है, जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, तो जो गाड़ी के नीचे वाले व्हील्स होते हैं उन पे फोर्स लगता है और वो व्हील्स रुक जाते हैं। वो व्हील्स रुक जाते हैं इसलिए गाड़ी भी स्टॉप हो जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है यहाँ पे पूछ रहे हैं जिसकी वजह से मोशन में चेंज आता है? तो वो चीज़ है फोर्स। वो चीज़ क्या है? फोर्स। अब मैं इसका और एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ठीक है, अब मान लो हम क्रिकेट खेलते हैं, हम सभी क्रिकेट खेलते हैं, तब क्या होता है? जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पे बैट्समैन खड़ा है। ठीक है, इसने क्या किया? इसने अपना बैट उठाया और सामने से जो बॉल आ रहा था उस बॉल को इसने धड़ाधड़ दे मारा। अपने बैट से इसने एकदम सिक्सर वाले स्पीड में बॉल को क्या किया? मारा। अब जैसे ही अपने बैट से इसने बॉल को मारा, ये बॉल है, बॉल को मारा, तो आप यहाँ पे सामने आ गए। आप जो है एकदम बढ़िया वाला कैच करते हो बॉल, तो आपने क्या किया? बॉल को यहाँ पे कैच कर लिया। आपने क्या किया? बॉल को यहाँ पे कैच कर लिया। अब बॉल तो सीधे सीधे आ रहा था, यहाँ पे आप थे और बॉल कहाँ से आ रहा था? आपको तो ऊपर से आते हुए दिखेगा, तो बॉल यहाँ से आ रहा था, मतलब बॉल कैसा था? बॉल मोशन में था। बॉल कैसा था? बॉल
मोशन में था, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको कैच कर लिया। आपने क्या किया, आपने उसको कैच कर लिया अपने हाथों से। अब जैसे ही आपने कैच किया बॉल को, मतलब ये आपका हैंड है मान लो ये वाला, तो आपके हैंड ने क्या किया, बॉल पे फोर्स लगा दिया। बॉल इस तरफ आ रहा था लेकिन आपके हैंड ने क्या किया, बॉल पे इस तरफ फोर्स लगा दिया, इसीलिए बॉल रुक गया। इसलिए बॉल क्या हुआ, रुक गया। तो बॉल को रुकने के लिए आपने उस पे क्या लगाया, आपने उस पे एक तरह से अपने हाथ से फोर्स लगाया, तभी वो बॉल जो है वो रुक गया। तो बॉल के मोशन में चेंज कैसे आया, आपने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से। तो ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज कब आता है, जब हम उसमें फोर्स लगाते हैं। ये तो हमने मोशन की बात की। मान लो अगर बॉल ऐसे ही पड़ा है, फुटबॉल की बात करते हैं अब, ठीक है। बॉल ऐसे ही लैंड पे पड़ा हुआ है फुटबॉल, अब आप आए, अब आप तो शांति से रह नहीं सकते, आप ऐसे ही चल रहे थे, आपको फुटबॉल दिख गया, तो आपने क्या किया, आपने उसको एकदम से लात मार दिया और फुटबॉल आगे चला गया। बेचारा फुटबॉल तो यहाँ पे पड़ा था, है ना, वो रेस्ट पे था। पड़ा था मतलब क्या था, रेस्ट पे था। अब ये फुटबॉल रेस्ट पे था, लेकिन आप आए, आपने उस पे अपने पैर से क्या लगा दिया, आपने उसको अपने पैर से धक्का मारा। धक्का मारा मतलब क्या, धक्का मारा मतलब क्या, आपने उस पे क्या लगाया, फोर्स लगा दिया। क्या लगाया, फोर्स लगा दिया। तो फोर्स की वजह से, उस धक्के की वजह से क्या हुआ, बॉल आगे मूव कर गया। तो देखो बॉल यहाँ पे पहले रेस्ट में था, है ना, रेस्ट में था, किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उस पर फोर्स लगाया तो फोर्स की वजह से क्या हुआ, वो बॉल मोशन में आ गया। तो यहाँ पे आके बॉल क्या हो गया, मोशन में आ गया, उसमें मूवमेंट आ गया। तो फोर्स की वजह से दोनों चीजें होती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है और आप बॉल को हाथ से पकड़ लेते हो, मतलब आप उस पर फोर्स लगाते हो, तो वो मोशन वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये जो फोर्स है ना, इससे हम दोनों कर सकते हैं। मोशन में वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट पे भी ला सकते हैं, रेस्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में भी ला सकते हैं, ठीक है। वी हैव सीन दैट अ चेंज अकर्स इन द मोशन और द शेप ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो हमने देखा कि मोशन में चेंज कब आता है, जब उस पर फोर्स लगता है। मोशन में चेंज कब आता है, जब उस पर फोर्स लगता है। और जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है उसके शेप में भी चेंज आता है। उसके शेप में भी क्या हो जाता है, चेंज आता है। लाइक फुटबॉल को हम किक करते हैं तो फुटबॉल का थोड़ा सा शेप बदल जाता है ना, फाइनली जब उसकी हवा जो है निकल जाती है तो वो एकदम से ऐसा कुछ शेप बन जाता है उसका। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने उस पर बार बार फोर्स लगाया। नाउ लेट अस सी हाउ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स। अब हम देखेंगे कि वर्क कैसे होता है, जब फोर्स लगता है तो वर्क कैसे होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो पढ़ने से पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ना है हमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए यहाँ पे एक इमेज है। मान लो कोई लड़का है जिसका नाम क्या है, रंजित। क्या नाम है उसका, रंजित, ठीक है। ये जो रंजित है, ए पॉइंट पे इसका घर है, यहाँ पे इसका घर है, और ये जो डी लिखा हुआ है यहाँ पे है इसका स्कूल, ठीक है। ए पे क्या है, घर है, और डी पे क्या है, इसका स्कूल है। अब ये जो रंजीत है ये बहुत ही मस्तीखोर लड़का है, तो इसको ना अपने घर से अपने स्कूल तक जाना है। तो ये पता है कैसे गया, ये चाहता तो डायरेक्टली ऐसे भी जा सकता था ना, इसके डायरेक्टली यहाँ पे रास्ता है तो ये ए से लेकर डी तक जा सकता था, पर ये गया कैसे, ये अपने घर से निकला, पहले इस तरफ गया ये, फिर इस तरफ गया, फिर जाके स्कूल गया, ठीक है। फिर पहले इस तरफ गया, बी तक गया वो, फिर सी तक गया, फिर जाके ये कहाँ पहुंचा, स्कूल पहुंचा। स्कूल में जाके ये लेट भी हो गया, क्योंकि इतना घूमेगा तो लेट तो होगा ही ना, तो इसको टीचर से डांट भी पड़ी। खैर हमें क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पे ए पे इसका घर था और डी पे क्या था, स्कूल था। तो जब ये ए से निकला और डी तक पहुंचा, तो बताओ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसने कौन से रास्ते से ये स्कूल गया। तो हमें पता है कि ये पहले यहाँ तक गया, बी तक, फिर कैसे गया ये, फिर सी तक गया, फिर कैसे गया ये, फिर डी तक पहुंच गया, ऐसे ये स्कूल गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या बोलोगे, देखो ए से बी तक गया सबसे पहले, तो ए बी मतलब ये वाली लाइन, फिर क्या हुआ, फिर ये बी से सी तक गया, तो मैंने प्लस कर दिया बी सी, फिर क्या हुआ,
फिर ये सी से कहाँ गया, डी तक, तो मैंने प्लस कर दिया सी डी। अब इन तीनों को ना ऐड कर लो। देखो ए बी कितना था, यहाँ पे दिख रहा है कितना है, ए बी 500 मीटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए बी है 500, तो ए बी की जगह पे मैंने क्या लिखा 500। फिर प्लस बी सी कितना है बताओ, कितना दिख रहा है बी सी, 70 दिख रहा है, तो ये 70। और सी डी कितना दिख रहा है यहाँ पे, दिख ही नहीं रहा, रुको, सी डी कितना है यहाँ पे 300। क्या किया था हमने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, है ना। ए बी कितना था हमारा, ये 500 प्लस बी सी कितना था 700 प्लस सी डी कितना है बताओ, ये रहा 300। बताओ कितना होता है ये 500 प्लस 700 प्लस 300 कितना होता है, 1500 होता है। ठीक है, तो 1500 क्या आ गया, निकाल क्या रहे थे हम, डिस्टेंस निकाल रहे थे ना, और ये मीटर्स में दिया हुआ है, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मीटर, मीटर मतलब स्मॉल m। तो 1500 मीटर जो है ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। मैंने आपको क्या पूछा था कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो ये आ गया डिस्टेंस। तो बेसिकली जब मैंने डिस्टेंस निकाला तो मैंने क्या निकाला, वो जो पर्सन था या वो जो रंजीत था वो अपने घर से लेकर अपने स्कूल तक कौन कौन से रास्ते से गया, पहले तो मैंने ये देखा, फिर उस रास्ते की लेंथ को मैंने ऐड कर दिया, उस रास्ते की मैंने लेंथ निकाल ली पूरे रास्ते की, मतलब मुझे क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। और वो डिस्टेंस कितना आया, कितना आया 1500 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये तो मैंने डिस्टेंस निकाला। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या पूछ रही हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है। सबसे पहले अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ना। तो एक सिंपल लाइन में मैं आपको बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब भी डिस्टेंस ही होता है, लेकिन इसमें ना हम शॉर्टकट मारते हैं। क्या शॉर्टकट मारते हैं कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया, मान लो ए से हमने स्टार्ट किया और बी पे हमने ख़त्म किया, कहाँ पे ख़त्म किया, बी पे, ए से स्टार्ट किया बी पे ख़त्म किया, तो मैंने क्या बोला है, शॉर्टकट मारना है। डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं हम, शॉर्टकट मारते हैं। तो ए से तो लेकर बी तक डायरेक्टली जो सीधी लाइन जाती है ना, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, और इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ गया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ए था और यहाँ पे क्या है, डी है। अब मुझे बताओ ए से लेकर डी तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो है ना हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। हमेशा ये याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। तो ए से डी तक स्ट्रेट लाइन खींच दो, यहाँ पे डॉटेड ऑलरेडी खींची हुई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी लिखा हुआ है यहाँ पे 1000 मीटर्स, मतलब ए से लेकर डी तक 1000 है। देखो जब हमने डिस्टेंस निकाला था तो डिस्टेंस कितना आया था, हमने तीनों को ऐड कर दिया था ना, इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, तो डिस्टेंस कितना आया था 1500 आ गया था। और अब हमने क्या निकाला है, डिस्प्लेसमेंट निकाला है। डिस्प्लेसमेंट को मैं शॉर्ट में इतना ही लिखूंगी, डिस्प्लेसमेंट वो कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो देखो डिस्टेंस अलग है, 1500 है, और डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो इन दोनों की वैल्यू अलग भी आ सकती है और कभी कभी आप देखोगे कि सेम भी आ सकती है। ठीक है, वो एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सेम भी आ सकती है और अलग भी आ सकती है। तो अब हम ये तो हमने एग्जाम्पल देखा, डिटेल में पढ़ते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है। फिर से मैं एक बार बताती हूँ कि हमने क्या देखा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या कहा मैंने, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, कि किसी पर्सन ने एक्चुअल में कितना रास्ता तय किया, कितना रास्ता वो एक्चुअल में गया, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। की वो जो रंजीत था उसने एक्चुअल में कितना रास्ता तय किया था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये उसका एक्चुअल रास्ता था। लेकिन वो कभी भी ए से डायरेक्टली डी पे नहीं गया, फिर भी हमने उसको गिना, तो ये जो था ये एक्चुअल नहीं था। एक्चुअली वो कहाँ से कहाँ गया, ए से बी से सी और सी से डी। तो ये जो है एक्चुअल पाथ, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें हम शॉर्टकट मारते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ से शुरू किया, ए से लेकर तो एंडिंग पॉइंट, मतलब जहाँ पे ख़त्म किया, यानी कि डी। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो डायरेक्टली लाइन खींचती है ना, उसका जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। रंजीत हाउस इज एट प्लेस ए। रंजीत का घर प्लेस ए पे है।
द फिगर अलोंगसाइड शोज द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय रंजीत टू रीच हिज स्कूल एट डी, और डी पे उसका क्या है, स्कूल है. If we do not take direction into account, we find that Ranjit traversed a distance equal to AB plus BC plus CD. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रंजीत ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, AB plus BC plus CD. फिर however on doing this his displacement was equal to AD. ये तो उसका डिस्टेंस था पूरा, AB plus BC plus CD, ये तो क्या था, डिस्टेंस था, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, AD डिस्प्लेसमेंट था. डायरेक्ट बात लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट में. रंजीत डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल इज शोन इन द पिक्चर विद द ब्रोकन लाइन. तो पिक्चर में इसको ऐसे बताया गया है डिस्प्लेसमेंट को. AD इज द मिनिमम डिस्टेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रंजीत हाउस टू स्कूल. तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं हम, जो इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर तो जो एंडिंग पॉइंट है उसके बीच का जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस है. सबसे छोटा क्या रहेगा, यही रहेगा ना. ऑफ कोर्स अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ऐसे वो पर्सन गया स्कूल, तो ये छोटा तो है नहीं, डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा. अगर मैं ऐसे बोलूँ ऐसे गया, तो ये भी बड़ा डिस्टेंस हो गया. सबसे छोटा कौन सा डिस्टेंस होगा, यही वाला स्ट्रेट लाइन वाला. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की क्या है, डेफिनेशन दी हुई है, ये आपको याद होनी चाहिए. डिस्प्लेसमेंट, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या बताना है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड या फिर ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से तो एंडिंग पॉइंट तक, यानी यहाँ से शुरू किया तो यहीं पे जाएंगे, तो ये हो गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन में ही होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको बताया. उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये हमने पढ़ा है पहले कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, आपको याद भी होगा. स्केलर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. सही है क्या, बिल्कुल नहीं. स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है. और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी. जबकि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. ये भी आप याद रखो कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट बॉक्स का देखते हैं पहले. डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रेवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो यहाँ पे डिस्टेंस की डेफिनेशन है. डिस्टेंस किसको बोलते हैं, द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रेवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी. किसी बॉडी ने या पर्सन ने या ऑब्जेक्ट ने, फिजिक्स में हम बॉडी, ऑब्जेक्ट, पर्सन जो मूव कर रहा है उसको हम बॉडी बोल देते हैं. ठीक है, तो किसी बॉडी ने या किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी पर्सन ने जितना भी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक्चुअल जो पाथ है उसका जो भी लेंथ होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस. और एक बात यहाँ पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन का यहाँ कोई लेन देन नहीं है. डायरेक्शन जाए भाड़ में, डिस्टेंस को कोई परवाह नहीं है कि डायरेक्शन क्या है. डायरेक्शन से किसको मतलब है, डिस्प्लेसमेंट को. डायरेक्शन किसके पास होती है, डिस्प्लेसमेंट के पास, है ना. तो डिस्टेंस क्या होता है, फिर से एक बार, द लेंथ ऑफ रूट मतलब रास्ता, लेंथ ऑफ रूट एक्चुअली ट्रेवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. और एक इंपॉर्टेंट बात कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. फिर आता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या लिखा है कि मिनिमम डिस्टेंस जो कि एक बॉडी ट्रैवल कर रही है, कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिनल पॉइंट से तो फाइनल पॉइंट. ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट मतलब एंडिंग पॉइंट.
तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और वो भी कैसे, वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है। इन डिस्प्लेसमेंट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट। देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस तो चाहिए ही, लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ क्या आ जाता है, डायरेक्शन भी तो आ जाता है, तभी तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर इन द SI एज वेल एज MCAS सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। देखो डिस्टेंस का यूनिट पूछो, डिस्टेंस का यूनिट क्या रहेगा, मीटर ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पूछ लो, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या रहेगा, मीटर ही रहेगा। इन दोनों के यूनिट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का ही यूनिट क्या रहता है, मीटर रहता है। कौन से सिस्टम में, SI सिस्टम में पूछो तो भी मीटर रहेगा। MCAS सिस्टम में भी हमको पता है, M फॉर क्या होता है, मीटर होता है। K फॉर क्या होता है, जल्दी बताओ, K फॉर क्या होता है, किलोग्राम होता है। और S फॉर क्या होता है, सेकेंड होता है ना। तो M फॉर यहाँ पे मीटर था, इसीलिए MCAS सिस्टम में भी यूनिट क्या है, मीटर है। किसका, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा CGS यूनिट में क्या हो जाएगा, सॉरी CGS सिस्टम में क्या हो जाएगा यूनिट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इन दोनों के यूनिट ना हमेशा सेम ही रहेंगे, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या रहेंगे, सेम रहते हैं। CGS में बताओ क्या होगा, C फॉर क्या था यहाँ पे, सेंटीमीटर था ना, क्या था, सेंटीमीटर। तो CGS यूनिट में अगर कोई पूछे तो CGS यूनिट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। लेकिन ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर ही यूज़ करते हैं। फिर आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो व्हाट इज मेंट बाय स्पीड, स्पीड किसको कहते हैं। स्पीड हमने देखा है, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो 20 पे चलाओ, 30 पे चलाओ, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, है ना, आपको तो शौक होता है और बढ़ाने का। तो व्हाट इज मेंट बाय स्पीड, स्पीड हम किसको बोलते हैं, देखो स्पीड किसको बोलते हैं, मान लो ये कोई गाड़ी है, क्या ये गाड़ी है हमारी, और हमने टाइमर लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, टाइमर लगा दिया, क्लॉक चालू कर दिया। इस क्लॉक में हमने क्या किया, 1 सेकेंड देखा, कितना टाइम देखा, 1 सेकेंड। अब इस 1 सेकेंड में इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। मान लो 1 सेकेंड में ये गाड़ी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आके रुक गई, तो ये जो डिस्टेंस था इसको मान लेते हैं ये है 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर, ठीक है। तो 1 सेकेंड में ये जो गाड़ी थी इसने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये जो है 2 मीटर 1 सेकेंड में, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर हर 1 सेकेंड में, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। यही तो स्पीड है, पूछा क्या था, व्हाट इज मेंट बाय स्पीड। तो स्पीड किसको बोलेंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीड पता चल गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड। अब स्पीड गिनने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बच्चे को भी पता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पे। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, बोलो क्या होता है, टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है फॉर्मूला। When we say that the speed of a car is 40 km per hour, there is no need to specify the direction, but to predict whether a storm will reach a particular place or not, a mention of its direction is essential. देखो, अगर कोई गाड़ी चल रही है ना, वो गाड़ी की स्पीड पूछ रहा है, हमसे कोई गाड़ी की स्पीड पूछ रहा है और हमने बोल दिया कि ये जो गाड़ी है ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। मान लो कोई ट्रेन है, ठीक है, यहाँ बस है, बस जो ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब क्या, ये 1 आवर में, पर आवर मतलब ये 1 आवर में, 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है डिस्टेंस, 40 किलोमीटर तक ये चल लेती है 1 घंटे में। ये तो उसकी स्पीड हो गई। ठीक है, हमसे किसी ने पूछा गाड़ी की स्पीड क्या है, हमने क्या बोल दिया, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन अगर वेदर प्रिडिक्ट करना है और कोई स्टॉर्म आने वाला है, कोई बड़ा सा तूफान आने वाला है, तो तूफान तो आपको पता है ऐसे गोल गोल घूमते घूमते ये क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो
ये हमें पता लगाना है कि ये जो तूफान है ना ये आगे तो बढ़ेगा, इसकी स्पीड भी हम निकाल लेंगे। मान लो इसकी स्पीड कुछ है 50 है, 50 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे में ये 50 किलोमीटर तक चल सकता है। लेकिन इतना ही जानना काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है? क्योंकि ये स्टॉर्म आ रहा है, ये तूफान आ रहा है और साइंटिस्ट ने हमको बोल दिया कि ये तूफान 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। तो हम साइंटिस्ट को क्या पूछेंगे, ठीक है तुमने स्पीड तो बता दी, लेकिन ये तो बताओ कि ये तूफान आ कहाँ रहा है ना, किस तरफ आ रहा है, ये किस तरफ आगे बढ़ रहा है, डायरेक्शन भी तो बताओ कि इंडिया में कौन सी तरफ से आ रहा है, अगर इंडिया में आ रहा है तो कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है, तभी तो हम उस हिसाब से आगे के जो स्टेप्स है वो ले पाएंगे। तो इसीलिए इस केस में क्या चाहिए, हमें डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए हमें? डायरेक्शन भी चाहिए। तो जो साइंटिस्ट है उनको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो स्टॉर्म के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, स्पीड तो बता दी, साथ ही क्या बताया, डायरेक्शन भी बताया। तो इसको हम कंबाइन में क्या बोलते हैं कि उन्होंने हमें स्टॉर्म की वेलोसिटी बताई। क्या बताई? वेलोसिटी बताई। स्पीड में डायरेक्शन भी मिक्स कर दो तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। तो जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। हमने ये पढ़ा कि डिस्टेंस जो है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वैसे ही स्पीड होता है, वैसे ही और दो चीज़ें होती हैं, स्पीड होती है और क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ये जो स्पीड है ना इसके पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है और जो वेलोसिटी है ना इसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है साथ ही डायरेक्शन भी होता है। अब मुझे ये बताओ कि स्पीड और वेलोसिटी में कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। देखो जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर होगा। यहाँ पे स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसलिए स्पीड क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है वो कैसा होगा, वेक्टर हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि डिस्टेंस और स्पीड ये दोनों कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये दोनों कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है अगर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो पता है ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर और यूनिट। जैसे अभी हमने स्पीड देखा था 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें क्या है, नंबर है और ये यूनिट है। किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड का यूनिट है। ठीक है, तो इस पूरे को, नंबर को और यूनिट को मिला के बोलते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है कि किसी भी बॉडी ने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम मतलब 1, जिसमें 1 आता है उसको यूनिट टाइम बोलते हैं। अब ये 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन तीनों में क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 जहाँ पे आ गया उसको यूनिट टाइम बोल देते हैं, चाहे 1 सेकेंड हो, 1 मिनट हो, 1 आवर हो, कुछ भी हो सकता है। तो वेलोसिटी क्या होता है कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन भैया हम तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी जहाँ आए वहाँ अगर तुम डायरेक्शन की बात ना करो तो ये तो बिल्कुल मूर्खता वाला काम है। तो वेलोसिटी के साथ हमेशा डायरेक्शन की भी बात करनी है। तो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्मूले में। देखो हमने जो स्पीड का फॉर्मूला देखा था ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या था बताओ, अरे अभी अभी तो बताया मैंने, स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगा, क्या होगा वेलोसिटी, देखो स्पीड में अगर डिस्टेंस आ रहा है तो वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और टाइम का तो कोई इलाज ही नहीं है, टाइम तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वही यहाँ पे लिखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप बोलोगे टाइम तो नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसी को बड़ा चढ़ा के लिखा है, पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट। नहीं लिखा तो चलेगा, डायरेक्टली टाइम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
फिर लेट्स फाइंड द यूनिट। यूनिट ढूंढो। राइट द फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला बताओ। अब मैंने बताने वाली 2 बार बता चुकी हूँ मैं, अगर अब भी तुमको याद नहीं है तो याद कर लो। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लो बता ही दिया, मेहरबानी कर दूँ मैं थोड़ी, क्या फ़र्क पड़ता है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला लिख लेना। अब देखो, राइट द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज। डिस्टेंस का यूनिट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, स्मॉल m से लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बताओ क्या होता है? यहाँ पे भी मीटर ही होता है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और यहाँ पे भी टाइम पीरियड का यूनिट क्या आ जाएगा? सेकेंड। अब यहाँ पे तुमको बोला है कि स्पीड और वेलोसिटी का भी यूनिट बताओ, तो हमें पता है स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। याद रखना वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। कैसे आया यूनिट ये भी तो बताओ, है ना? कैसे आया यूनिट? बहुत ईजी है। देखो, स्पीड का फॉर्मूला फिर से लिख दो। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? रुको, दिखना तो चाहिए। हाँ देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, स्पीड का यूनिट चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? सबका यूनिट लिख देंगे। डिस्टेंस का यूनिट बताओ, बताओ बताओ बताओ, मीटर होता है। और टाइम का यूनिट बताओ, सेकेंड होता है। और अपॉन को हम क्या पढ़ते हैं? पर पढ़ते हैं, PER पर। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। और ये जो अपॉन है मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, मीटर अपॉन या पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। वैसे ही वेलोसिटी का भी निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है? मीटर ही होता है ना? मीटर ही होता है ना? तो स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों का ही यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड।